स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। माना हमारी सीक्वेंस x है, हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की लिमिट l होगी। इस सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस x इज l यदि हर पॉजिटिव नंबर के लिए, यदि हर धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई धन संख्या हमारे पास ऐसी हो, कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमको ऐसा मिले कि xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। कौन से n के लिए? कि इस कैपिटल N से हर बड़े N के लिए ये वाली बात सही होनी चाहिए। अगर ये जो एस्टिमेशन है, ये जो xn माइनस l, ये जो हमने मान ज्ञात किया, यदि ये एप्सिलॉन से छोटा हो और इसके लिए हमको कोई n प्राप्त हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की लिमिट l है। इसको हम सिंबल की फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसा लिखते हैं कि सीक्वेंस एन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू l। सीक्वेंस की हमारी लिमिट l होगी यदि हर पॉजिटिव नंबर के लिए हमको कोई n प्राप्त हो कि जिसके लिए ये वाली बात सही हो। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मान लेते हैं कि जैसे n 10 है, हमको मिल गया किसी एप्सिलॉन के लिए, हमें n की वैल्यू 10 हो गई, तो हम क्या कहते हैं कि ये x10 माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन सही होगा। इससे हर बड़े नंबर के लिए, 10 से हर बड़े नंबर के लिए x11 माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन, x12 माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन। कहने का मतलब कि ये वाली जो एस्टिमेशन है, ये जो हमने मान जो निकाला, ये इससे हर बड़े नंबर के लिए ये वाली बात सही होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारी लिमिट की डेफिनेशन है कि xn माइनस l, ये अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ये एस्टिमेट कर रहे हैं, हम कहते हैं कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? हर n से बड़े के लिए। चलिए मान लेते हैं कि हमारी सीक्वेंस, चलिए हम ले हमारी सीक्वेंस x जो है, जिसकी कि nth टर्म 1/n है। अगर हम इस सीक्वेंस के टर्म्स को लिखें तो हम क्या पाते हैं कि इस सीक्वेंस की पहली टर्म 1, इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म 1/2, इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म 1/3, ऐसे ऐसे निरंतर बढ़ती जा रही है। इसकी टर्म्स ये हमको प्राप्त होती जा रही है, 1, 1/2, 1/3। हम क्या पाते हैं कि n पॉजिटिव है तो 1/n भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, वैसे ही 1/n छोटा होता जा रहा है, घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। साथ में हम क्या पाते हैं, हमने देखा कि 1/n सदा पॉजिटिव रहेगा। इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो सदा पॉजिटिव रहेंगी। तो हम गेस करते हैं कि ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो किस ओर चल रही हैं, किस ओर बढ़ रही हैं। तो हम पाते हैं कि ये जो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वह इस
ज़ीरो की ओर बढ़ रही है। अर्थात हम ये गेस करते हैं कि ये इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वह ज़ीरो होगी। चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है। अर्थात हम प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है इसकी जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn ज़ीरो है। जो l जो है वो क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। अर्थात हमको ये देखना है कि ये xn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्या हम ये काम कर सकते हैं? क्या हमको हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n मिल रहा है? हर धन संख्या के लिए क्या कोई ऐसा n प्राप्त हो रहा है? अगर हमें ऐसा n प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो सीक्वेंस है हमारी, इसकी लिमिट ज़ीरो है। चलिए xn इसको एस्टिमेट करते हैं। xn माइनस ज़ीरो, xn क्या है? 1/n माइनस ज़ीरो। 1/n माइनस ज़ीरो क्या होता है? 1/n। 1/n, n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव नंबर है, तो 1/n कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मॉड 1/n क्या बन जाएगा? 1/n बन जाएगा। हमें क्या देखना है कि मॉड ऑफ xn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अर्थात मॉड ऑफ xn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो हम या अगर कहें तो 1/n इज़ लेस देन एप्सिलॉन, या n शुड बी ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि xn माइनस ज़ीरो एप्सिलॉन से छोटा होगा यदि n हमारा 1/एप्सिलॉन से बड़ा हो। चलिए इसके निश्चित मान लेते हैं जिससे आपको ये वाली बात और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मान लेते हैं कि अब माना एप्सिलॉन 0.1 है। हम देखते हैं कि क्या इसके लिए कोई हमको n मिलता है? इस एप्सिलॉन के लिए क्या हमको ऐसा n मिलता है? तो हम यहाँ पे हमने निकाला n जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो एप्सिलॉन यहाँ पे हमारे 0.1 है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 1/0.1, या अगर कहो तो 1/0.1 कितना होता है? 10। तो n अगर हमारा 10 से बड़ा होगा, अर्थात ये n, इसको हम 11 ले सकते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि xn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन 0.1। कब? व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ये हमारे पास n आ गया। अर्थात ये कोई पॉजिटिव नंबर हमने लिया तो उसके लिए हमको ये n मिल गया। क्या ये वाली बात सभी एप्सिलॉन के लिए सही है? एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर लें तो क्या ये सभी एप्सिलॉन के लिए ये वाली बात सही है? इसको चेक करते हैं। चलिए एप्सिलॉन को कुछ और संख्या मान लेता हूँ। चलिए मान लेते हैं 0.01 है। तब xn माइनस ज़ीरो, अभी हमने निकाला ही था ये कंडीशन कि n जो होगा शुड बी ग्रेटर देन 1/0.01, या अगर कहो 1/0.01 किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। तो यहाँ पर इस केस में हम n को 101 ले लेते हैं। अर्थात हमारी ये जो xn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन हमारा ये है, कोई पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, तो हमको क्या प्राप्त हो गया? हमको ये मिल गया n शुड बी ग्रेटर देन दिस 100 और n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 101। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एप्सिलॉन, इसी प्रकार हम देखते हैं अतः xn, हम क्या पाते हैं कि xn माइनस ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन। कब? व्हेन n
इज ग्रेटर देन 1/ε। इसको मैं n ले लेता हूँ, अर्थात कोई भी पॉजिटिव नंबर लें उसके लिए हमको ऐसा n मिल रहा है कि जिसके लिए क्या हो रहा है, ये वाली बात सही हो रही है। इसका मतलब इसी वाली बात को हम क्या कहते हैं कि xn की जो लिमिट होगी वह 0 है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी, इसकी लिमिट 0 है। तो हम जनरल में हम बात लिखते हैं कि लिमिट, सीक्वेंस की लिमिट L होगी यदि ये जो एस्टीमेट है हमारा, ये जो हमने ये जो मान निकाल रहे हैं इसका xn माइनस एल का, ये हम इस एप्सिलॉन से छोटा हो, एप्सिलॉन कोई भी धन संख्या है, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई विशेष नहीं, जैसे अभी हमने 0.1 लिया था, 0.01 लिया था, ऐसा नहीं, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो कोई ना कोई n हमको ऐसा प्राप्त हो जाए कि जिसके लिए ये वाली बात सही होगी, xn माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये वाली बात सही होती है तो इसी वाली बात को हम लिखते हैं कि हमारी सीक्वेंस की लिमिट L है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सीक्वेंस का हमारी कोई सीक्वेंस y है जिसकी की nth टर्म 1 है, अर्थात हमारी सीक्वेंस की टर्म्स लिखें तो हमको क्या मिलती हैं, 1 फर्स्ट टर्म 1, y1 1, y2 y1 1, y2 1, y3 1, अर्थात सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो सब क्या मिल रही हैं हमको, 1 1 1 1। तो हम क्या पाते हैं, क्या देखते हैं हम, इस सीक्वेंस की टर्म किस ओर बढ़ रही है, तो हम ये देखते हैं कि ये तो सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स स्थिर हैं, फिक्स्ड हैं, एक ही है इसकी वैल्यू, हर टर्म 1 ही है। तो हम क्या गेस करते हैं कि भाई इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वह 1 होगी। इस वाली बात को हम ऐसा भी लिख देते हैं कि सीक्वेंस की टर्म्स किस ओर बढ़ रही हैं, सीक्वेंस की टर्म्स 1 की ओर बढ़ रही हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हमको ये वाली बात देखनी होगी, इस वाली चीज़ को हमको देखना होगा कि क्या ये सही है, क्या हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n ऐसा हमको प्राप्त होता है कि जिसके लिए ये वाली बात सही हो। तो चलिए माना ये एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, तो yn माइनस एल, यहाँ पर l क्या है, 1, शुड बी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। yn क्या है, yn क्या है, 1, अर्थात 1 माइनस 1 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इज, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n, कि n पे तो निर्भर करता ही नहीं है ये, कोई भी n, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n, हर n के लिए ये वाली बात सही है। पिछली वाली जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें हमने देखा था कि ये जो n जो है वो इस एप्सिलॉन पर निर्भर कर रहा था। यहाँ पर हम पाते हैं कि ये जो एप्सिलॉन है वो किसी n पर निर्भर नहीं कर रहा, ये जो n है वो किसी पर निर्भर है। ये वाली बात तो हर n के लिए सही है। तो कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कौन से n के लिए सही है, हो रही है ये वाली बात, भाई सभी n के लिए ये वाली बात सही हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी जो सीक्वेंस है y, दिस कन्वर्जेस टू 1, या अगर कहें तो लिमिट yn इज इक्वल टू 1। चलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और लेते हैं।
माना हमारी जो सीक्वेंस है x जिसकी कि n टर्म n है, सीक्वेंस की टर्म्स को लिखें तो इस सीक्वेंस की पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2, तीसरी टर्म 3, चौथी टर्म 4, ऐसे सीक्वेंस हमको प्राप्त होती है। क्या इस सीक्वेंस की कोई लिमिट होगी? तो माना अगर संभव हो तो इसकी लिमिट चलो मान लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn l है। अर्थात अगर इस सीक्वेंस की लिमिट l है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर धन संख्या के लिए कोई ना कोई n हमको ऐसा मिलेगा कि एग्जिस्ट n कि जिसके लिए क्या होता है xn माइनस l शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अभी हमने ऊपर पहले क्वेश्चन में देखा था कि यदि इस एप्सिलॉन को कोई निश्चित मान दे दें, चलिए एप्सिलॉन को 1 कह लेते हैं, हम कहते हैं कि ये वाली बात अगर इस सीक्वेंस की लिमिट l होगी तो ये वाली बात होनी चाहिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए ये वाली बात सही होनी चाहिए। चलिए एप्सिलॉन को 1 ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, 1 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई n1 हमको ऐसा प्राप्त होगा कि जिसके लिए क्या होगा xn माइनस l इज लेस देन 1। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इसका अर्थ क्या हुआ? मॉड a इज लेस देन अल्फा। मॉड a इज लेस देन अल्फा क्या का मतलब क्या होता है कि आइदर a इज लेस देन अल्फा और माइनस a इज लेस देन अल्फा। माइनस a अल्फा से छोटा है, माइनस a अल्फा से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? a शुड बी ग्रेटर देन माइनस अल्फा। इन दोनों को जोड़ दें तो एक साथ अगर लिखूं तो क्या हो जाता है? a माइनस अल्फा से बड़ा और अल्फा से छोटा होगा। a माइनस अल्फा से बड़ा और अल्फा से छोटा। यहाँ पे हमारे पास है मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन 1, तो इस वाली बात को लगाएं तो हमारे पास हमको क्या मिलता है? xn माइनस l इज लेस देन 1 है, अर्थात xn माइनस l इज ग्रेटर देन माइनस 1 इज लेस देन 1 मॉड ऑफ a इज लेस देन अल्फा। का मतलब क्या है? a इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा। मॉड ऑफ a इज लेस देन अल्फा का मतलब क्या है? मीन a इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा इज लेस देन अल्फा। तो मॉड ऑफ xn माइनस 1 l इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? xn माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 1 इज लेस देन 1, या अगर कहें तो xn इज ग्रेटर देन l माइनस 1 इज लेस देन l प्लस 1। कौन से n के लिए ये वाली बात हो रही है कि और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, अर्थात इससे हर बड़े नंबर के लिए वाली बात सही हो रही है, n शुड बी इज ग्रेटर देन। ये वाली बात किसके लिए सही है? ये कौन से n के लिए, कौन से n के लिए ये वाली बात सही है कि इससे हर बड़े नंबर के लिए ये वाली बात सही है। क्या ये उस चीज, ये जो हमारे पास जो इनइक्वालिटी आई, क्या ये सही है क्या? चलिए मान लेते हैं कि जैसे n1, एक बार इसको कोई नंबर दे देता हूँ 10, तो आप क्या कह रहे हो कि ये x10 इज ग्रेटर देन l माइनस 1 इज लेस देन l प्लस 1, x11 is greater than n minus 1 is less than l plus 1, x12
इज ग्रेटर देन एल माइनस वन इज लेस देन एन प्लस वन। कोई भी टर्म, इससे बड़ी कोई भी टर्म x 100 इज ऑल्सो लाइज बिटवीन एल माइनस वन इज लेस देन एल प्लस वन। कोई भी टर्म, इससे हर बड़ी टर्म, इससे हर बड़ी टर्म, इस n1 से हर बड़ी टर्म इसके बीच में लाई करती है। ये कहता है, क्या वो कह रहा है, ये L, ये L माइनस वन, ये L प्लस वन कहते हैं कि N1 या उससे हर बड़ी टर्म इनके बीच में ही लाई करती है। इनके बीच का मतलब है, जैसे L अगर 100 हुआ तो इसका मतलब हुआ ये 99, ये 101। तो इससे हर बड़ी टर्म, सीक्वेंस क्या है हमारी, 1 2 3 100 101 102, ऐसी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की टर्म्स है। आप कह रहे हो कि इसके बाद की हर टर्म इसके बीच में लाई करती है। क्या ये वाली बात सही है क्या? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने L को 100 दे दिया, तो 100, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस की सभी टर्म्स, किसी स्टेज के बाद सीक्वेंस की सभी टर्म्स इसी में ही स्थित हैं, जो सामने ही दिखता है कि गलत है। ये 102 103 104 सब बाहर हैं, कुछ नहीं इसमें नहीं है कोई भी। ये तो L कोई 100 नहीं है, L तो कोई भी नंबर है। L 1000 ले ले तो 999 1001, इसके बीच में नहीं है। इस सीक्वेंस की टर्म्स तो और बढ़ती जा रही हैं। तो हम क्या पाते हैं, ये कहता है कि सीक्वेंस की किसी ना किसी, कहीं ना कहीं से सीक्वेंस की सब टर्म्स इन संख्याओं के बीच में स्थित है, जो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ऐसा L का अस्तित्व नहीं है, ऐसा L एग्जिस्ट नहीं करता। तो दूसरे शब्दों में कहें तो सीक्वेंस xn की लिमिट L नहीं है। इस केस में हमने क्या पाया कि हमारी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आज हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है कि सीक्वेंस xn सीक्वेंस है, इसकी लिमिट L होगी यदि हर पॉजिटिव नंबर के लिए हम कोई n ढूंढ सकें कि जिसके लिए क्या हो, xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो इसको रिवाइज कीजिएगा, कल हम इसके और एग्जांपल्स लेते हैं। थैंक यू।